नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। राहुल गांधी पर बीजेपी के दो मुख्यमंत्रियों ने तगड़ा अटैक किया। यह अटैक किया है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। योगी आदित्यनाथ ने आज राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाया कि वो देश की बेटियों को मनुस्मृति के नाम पर भड़काने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने पुणे वाले इवेंट में कहा था कि मनुस्मृति महिलाओं को आजादी और उनके सम्मान की बात नहीं करती। आज योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब दिया और कहा कि राहुल जिस मनुस्मृति की बात करते हैं, उन्हीं मनु महाराज ने देश को काल गणना यानी समय को मापने और उसका क्रम तय करने की पद्धति दी। योगी ने राहुल पर करारा हमला करते हुए यह भी कहा कि यह काल गणना राहुल गांधी के नाना ने नहीं दी है, पर नाना ने नहीं दी है, दादी ने नहीं दी है। योगी ने राहुल पर सीधा आरोप लगाया कि वो अर्बन नक्सलियों के हाथों वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं, भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और उनकी पार्टी की महिला विरोधी सोच पर हमला किया। फडणवीस ने कहा कि 2023 में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया और बाद में कांग्रेस पार्टी पलट गई। और आज राहुल गांधी पुणे में आकर महिलाओं के बीच कुछ भी कहें, वो महिला विरोधी ही हैं। राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था, योगी और फडणवीस ने आज उसका जवाब किस तीखे अंदाज में दिया, इन बयानों की हकीकत क्या है, आपको बताते हैं। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, को मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, ये एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। राहुल जी ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? तो भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूं। कुछ लोगों ने एक ठेका सा ले लिया है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। ये छात्रों की गूंज नहीं है, ये राहुल गांधी का रीलॉन्च है। राहुल गांधी इनका कार्यक्रम ये मात्र एक इवेंट है। राहुल गांधी फंस गए हैं, फंसाने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। राहुल गांधी घिर गए हैं, घेरने वाले देवेंद्र फडणवीस हैं। पुणे में राहुल ने मनुस्मृति के खिलाफ जो नैरेटिव बिल्ड किया, उसे रायबरेली में राहुल की पिच पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने कैसे पंक्चर किया। राहुल को घेरते घेरते योगी राहुल के नाना, परनाना, दादी, इन सबका जिक्र क्यों करने लगे हैं? पुणे में राहुल ने जो इवेंट किया, उस इवेंट पर नागपुर से देवेंद्र फडणवीस ने कौन सा खुलासा कर दिया? 22 अगस्त, 23 अगस्त और अब 24 अगस्त, 3 दिन यानी 72 घंटों में देश की सियासत 3 शहरों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। राहुल ने फीमेल स्टूडेंट्स के पीछे छिपकर मनुस्मृति पर हमले से इसकी शुरुआत की और अब उन्हीं छात्रों को साथ लेकर योगी और देवेंद्र फडणवीस ने राहुल की घेराबंदी कर ली है। राहुल गांधी दरअसल एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अलग अलग चैप्टर्स हैं। इसमें एक चैप्टर में जंतर मंतर है, तो दूसरे चैप्टर में महिला फैक्टर और जेन जी फैक्टर है। और राहुल का इमीडिएट गोल 2027 का यूपी इलेक्शन है। पहले नीले रंग का टी शर्ट पर पिंक कलर में गर्ल पावर वाला बैज, फिर पीले रंग का शर्ट पर वही पिंक कलर वाला बैज और पीछे स्टेज पर मनुस्मृति विरोधी टेक्स्ट। यह कोई संयोग नहीं है, यह शुद्ध रूप से राहुल का युवा महिला वोटर्स और जेन जी का ब्रेन वॉश करने वाला पॉलिटिकल प्रयोग है। और इस प्रयोग के पीछे यूपी के कुछ नंबर्स हैं। 2027 में यूपी की 6,09,95,525 महिला वोट का सवाल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। साल है 2027 में यूपी के 2 करोड़ 7 लाख जेन जी वोटर्स का सवाल है। इसी वोट बैंक को रिझाने के लिए राहुल कभी स्टेज पर खड़े होकर खुद सेल्फी ले रहे हैं, कभी जेन जी महिला छात्रों के साथ ग्रुप फोटो में हंसते मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, कभी पिंजड़ा तोड़ो वाला बैनर पोस्टर लेकर इंस्टाग्राम पर अपने रील वायरल करा रहे हैं, तो कभी मोदी, योगी, भागवत के बयानों का वीडियो चलाकर यूथ को बरगला रहे हैं और कांग्रेस वाले 3 मिनट के वीडियो से सनसनी वाला कैप्शन चिपकाकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैला रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी पश्चिमी देशों की तर्ज पर हिंदुस्तान में भी वोक कल्चर को बढ़ावा देकर वोट पाना चाहते हैं, जिस भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से देवियों और देवताओं की भूमि माना जाता है? क्या राहुल गांधी उस देश में अपनी सोच थोपना चाहते हैं? और क्या इसके लिए वो महिलाओं की एक बड़ी आबादी को सिर्फ टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? Manusmriti says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी
अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है, उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? राहुल और उनकी पार्टी का इरादा क्लियर है। जेन जी से जेन एक्स तक सबको बहकाओ, माहौल बनाओ और राहुल के लिए वोट लाओ। और इसके लिए राहुल कभी दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर बैठ जाते हैं, कभी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जाकर कैमरे से वीडियो बनवाते हैं, हंगामा बरपाते हैं, तो कभी पुणे पहुंचकर महिलाओं के दिल और दिमाग में मनुस्मृति विरोधी बातें फिट करते हैं, वोक कल्चर को बढ़ावा देते हैं और मंच पर खड़े होकर योगी और मोदी विरोधी स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाते हैं। और इसके तुरंत बाद कांग्रेस की टाइमलाइन पर यह दिखता है जिसमें लिखा होता है मोदी इज पास्ट, राहुल इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इसके लिए पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, बल्कि ये कहिए कि इवेंट मैनेज किया जाता है। पुणे में राहुल की छात्रों की गूंज वाले इवेंट को ऐसे ही मैनेज किया गया। ढोल नगाड़े बजाए गए, राहुल राहुल का नारा लगाते हुए जो छात्र इवेंट के लिए पहुंचे वो भी खुद नहीं आए, उन्हें लाया गया। कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं द्वारा संचालित कॉलेजों से छात्रों और लड़कियों को इवेंट वाली जगह पर लाया गया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। राहुल गांधी के इवेंट में उनकी पब्लिसिटी के लिए, उनके इवेंट के पॉजिटिव कवरेज के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी पैसे देने का आरोप लगा, और आरोप लगाने वाले खुद देवेंद्र फडणवीस हैं। राहुल गांधी इनका कार्यक्रम ये मात्र एक इवेंट है। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ये काम दिया गया है। आने वाली जो छात्राएं हैं वो केवल कांग्रेस के जो कॉलेजेस है, जिस कॉलेजेस का मैनेजमेंट कांग्रेस के नेताओं के पास है, वहीं से छात्राएं आए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और आज तो उनकी पोल खुल गई जिस समय ये ध्यान में आया कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे, 30-30 हजार रुपए दे रहे, और उनको ये कह रहे कि आप आइए और केवल पॉजिटिव दिखाइए, निगेटिव कुछ मत दिखाइए। और साथ साथ इतना ही नहीं, तो ऐसे भी अब मैसेजेस सामने आए हैं कि यहाँ पर बस रखी हुई है, इतने पैसे देंगे, आप 4 बजे से 10 बजे तक वहां आइए। ये एक इवेंट है, इस इवेंट को मैनेज करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये छात्रों की गूंज नहीं है, ये राहुल गांधी का रीलॉन्च है। यहां राहुल के मनुस्मृति को लेकर दिए बयान और महिलाओं के बीच खड़े होकर वोक कल्चर को बढ़ावा देने वाले नैरेटिव की टाइमिंग भी नोट करने वाली है। राहुल ये सब कुछ शुद्ध रूप से जेन जी और महिला वोट के चक्कर में कर रहे हैं, और इसका एक अंक गणित है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 37%, कांग्रेस को 20% और 2024 में बीजेपी को 36% और कांग्रेस को 22% महिलाओं का वोट मिला था। राहुल इसी नंबर में सेंध लगाना चाहते हैं, इसलिए महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन राहुल और राहुल के इकोसिस्टम का महिलाओं को बरगलाने वाला यह प्लान अब एक्सपोज हो चुका है। योगी और देवेंद्र फडणवीस ने जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। पुणे में महिला हित की बात करने वाले 56 साल के राहुल गांधी को और उनकी पार्टी की महिला विरोधी सोच को 56 साल के देवेंद्र फडणवीस और 54 साल के योगी आदित्यनाथ ने एक्सपोज कर दिया है। इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए इन्होंने उसके खिलाफ वोट किया और उसको पराजित किया। 2023 में ये जानते थे कि एनडीए के पास
पूरा समर्थन है। इसलिए 2023 में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन्होंने उस समय समर्थन दिया, और आज जब उसी अमेंडमेंट के तहत महिलाओं को आरक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय एनडीए के पास 3/4 2/3 मेजॉरिटी ने ऐसा ध्यान में आने के बाद महिला विरोधी नीति उन्होंने सामने लाई और उसका विरोध किया। इसलिए चिदम्बरम जी, आपके नेता पूना में आकर कुछ भी कहे, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी है। आप 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी चाहे कुछ भी हो जाए 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। नौजवानों को भरमाने का काम करते हैं, लेकिन भारत का नौजवान बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है। वह आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। आपके संस्कार हो सकता है भारत की परंपरा के साथ मेल न खाते हो, लेकिन कम से कम हमारी वर्तमान पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें आप। राहुल गांधी की पार्टी का इकोसिस्टम उन्हें जेन जी और जेन एक्स का सबसे बड़ा लीडर बता रहा है। राहुल को जननायक का तमगा बांटता फिर रहा है। मगर जिस पुणे में राहुल ने स्टेज्ड इवेंट करके जेन जी महिलाओं की वाहवाही बटोरने की कोशिश की, वो कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश की, उसी पुणे से 700 किलोमीटर दूर नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने युवाओं के साथ मंथन किया। 4000 से ज्यादा ढोल ताशा बजाने वाले युवाओं ने रिकॉर्ड बना दिया। देवेंद्र फडणवीस राहुल से सिर्फ 33 दिन उम्र में छोटे हैं, लेकिन जेन जी के बीच उनकी लोकप्रियता राहुल से कहीं ज्यादा है, और ये आप इन दो तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। राहुल के स्टेज्ड इवेंट में चंद 100 ढोल ताशे बजे। फडणवीस के युवाओं से मंथन वाले कार्यक्रम में एक साथ 4100 ढोल ताशों की गूंज सुनाई दी। राहुल के इवेंट में कांग्रेस नेताओं द्वारा संचालित कॉलेजों से छात्रों को लाने का आरोप लगा, जबकि फडणवीस के साथ जेन जी खुद ब खुद जुड़ते चले गए। ऐसा क्यों होता है? देश की युवा पीढ़ी को बीजेपी के नेता क्यों इतने अट्रैक्ट करते हैं? इससे जुड़े 2 किस्से खुद फडणवीस ने सुनाए। और इस लोकतंत्र की खूबी यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस कभी ये भी नहीं सोच सकता था कि वो कॉर्पोरेटर बनेगा, वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा, या गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये ताकत भारत के संविधान की ताकत है, ये भारत के जनतंत्र की ताकत है, ये भारत में हमारी युवा शक्ति की ताकत है। मैं 18 साल का था और जिस समय विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि हमारे श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहरता नहीं था, और विद्यार्थी परिषद के हम 10,000 लोगों ने तय किया कि हम लोग जाएंगे और लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे। मैं 18 साल का था, मेरे साथ 30 लोग थे, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, मैं सबसे बड़ा 18 साल का, और ऐसे 10,000 बच्चे हम सारे के सारे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जम्मू गए, उधमपुर गए। उधमपुर में जब हमको रोका तो हम लोग पैदल श्रीनगर की ओर गए, और 1992 में आपको याद होगा कि हमारे मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी, इनके नेतृत्व में वापस जाकर हमने लाल चौक पर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया। मैं 20 साल का था जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं प्रयागराज गया, वहां से अयोध्या की तरफ गया, और उस समय एक प्रकार से पहली बार गोली चलती कैसी है मैंने देखी। हमारे ऊपर गोली चली, डंडे बरसे, और बाद में हमको अरेस्ट किया। तो 20 साल की उम्र में सेंट्रल जेल बदायूं में 18 दिन था। मैं 18 दिन सेंट्रल जेल बदायूं में काटे, वापिस आया, लेकिन वापिस उस आंदोलन में गया, और 1992 में
जिस समय बाबरी ढांचा ढहाया गया उस समय मैं वहां था और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। साफ दिख रहा है राहुल की पार्टी और उनके चाहने वाले चाहे जितना भी जोर लगा लें, खुद के लिए युवाओं से आई लव यू कहलवा लें, यूट्यूब वाले कैप्शन में राहुल को प्रधानमंत्री बनवा लें। देश का जेन जी राहुल और उनकी पार्टी के झांसे में आने वाला नहीं है। वो अपना वोट सोच समझकर ही इस्तेमाल करने वाला है। मॉस्को में आज राष्ट्रपति पुतिन ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की और सितंबर में पुतिन भारत आ सकते हैं। जेलेंस्की ने आज कीव में यूरोप के नेताओं से मीटिंग की। जेलेंस्की को नए हथियारों के लिए अरबों डॉलर फिर मिल गए हैं। फ्रांस और ब्रिटेन से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मिल गई हैं। जेलेंस्की ने पुतिन को धमकी दी है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क पर कब्जे के लिए 3 लाख सैनिक भेज दिए हैं। जेलेंस्की का ड्रोन आया, पुतिन का ओजोन जलाया। यूक्रेन से ड्रोन की लहर आई, रूस में तबाही लाई। यूक्रेन रूस के बीच ऐसा ड्रोन युद्ध शुरू हुआ है जैसा 4.5 साल में पहले नहीं लड़ा गया। रूस के आसमान पर यूक्रेन के ड्रोन उड़ते आ रहे हैं, ओजोन सप्लाई चेन सेंटर्स को उड़ा रहे हैं। यूक्रेन के आसमान पर रूस के ड्रोन आ रहे हैं, फ्रंट लाइन पर जेलेंस्की की पोजीशन को धुआं धुआं कर रहे हैं। ड्रोन युद्ध सिर्फ 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में सीमित नहीं है, अब 1500 से 2000 किलोमीटर तक ड्रोन मार सकते हैं। जेट इंजन ने ड्रोन की रेंज और मारक क्षमता बहुत बढ़ा दी है। रूस में रोजमर्रा के सामान को घर घर पहुंचाने के लिए 2 बड़ी सप्लाई चेन हैं, एक वाइल्ड बेरीज और दूसरा ओजोन। जेलेंस्की के निशाने पर पहले वाइल्ड बेरीज के दफ्तर और वेयरहाउस थे, अब ओजोन के सेंटर और वेयरहाउस हैं। यह रूस के दागिस्तान प्रांत का ट्यूबे इलाका है। सुबह सुबह अचानक यूक्रेन से ड्रोन आने शुरू हो जाते हैं। लोग ड्रोन की हमिंग सुनकर वहीं ठिठक जाते हैं। तभी ड्रोन ट्यूबे के ओजोन वेयरहाउस की छत से टकराता है। धमाके के साथ ड्रोन फटता है और वेयरहाउस में भयंकर आग लग जाती है। पहले ड्रोन अटैक के शोले अभी ठंडे भी नहीं पड़े थे, तभी दूसरा ड्रोन आकर ओजोन के वेयरहाउस में टकराता है। आग के शोले और तेजी से उठने लगते हैं। ट्यूबे सिटी में ओजोन के ई कॉमर्स सेंटर में एक के बाद एक कई ड्रोन टकराते हैं। यूक्रेन एक ही रात में रूस के 4 शहरों में ओजोन के सेंटर्स पर ड्रोन अटैक करता है। ओरेनबर्ग भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों का शिकार बनता है। ओजोन रूस में रोजमर्रा की जरूरत का दूध, दही, मक्खन से लेकर आटा, दाल, चावल और सब्जी तक सप्लाई करता है। अगर इसी तरह ओजोन और वाइल्ड बेरीज पर हमले होते रहे तो रूसी लोगों को चाय, ब्रेड तक मिलनी मुश्किल हो जाएगी। पुतिन पर दबाव और बढ़ेगा, जो तेल गैस की किल्लत से पहले ही दबाव में है। 24 अगस्त की रात यूक्रेन ने ओजो के 4 बड़े वेयरहाउस और सेंटर्स पर हमले किए। ये वेयरहाउस दागिस्तान, अदीगिया और स्टेवरोपोल, क्रास्नोदार जैसे राज्यों में हैं। यहाँ की पूरी सप्लाई चेन ओजोन के ही कंधों पर है। 23 अगस्त को यूक्रेन ने ओरेनबर्ग शहर में ओजोन की फैसिलिटी को निशाना बनाया था। 22 अगस्त को समारा प्रांत में इसी कंपनी पर हमला किया था। जेलेंस्की ने रूस की लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स कंपनियों पर हमलों की शुरुआत 16 अगस्त से की थी। 8 दिन में वाइल्ड बेरीज की 20 लॉजिस्टिक फैसिलिटी और वेयरहाउस पर ड्रोन अटैक हो चुके हैं। वाइल्ड बेरीज के 10 बड़े गोदामों में 7 का संचालन बंद करना पड़ा है। सबसे बड़ा हमला मॉस्को में वाइल्ड बेरीज के स्टोर पर हुआ, जो 2,50,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। पूरी फैसिलिटी जलकर राख हो गई।
यूक्रेन ने रूस की सप्लाई चेन का करीब 33% हिस्सा खत्म कर दिया है। रूस को 800 अरब रूबल का नुकसान होने का अनुमान है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस ओजोन और वाइल्ड बेरीज का इस्तेमाल ड्रोन पार्ट्स, बॉडी आर्मर, सैटेलाइट नेविगेशन जैसे सामान सप्लाई करने में कर रहा था, इसलिए वो लेजिटिमेट टारगेट हैं। पुतिन इसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर मानकर और बड़े पलटवार कर रहे हैं। दिन दहाड़े खरीदारों और दुकानदारों से भरे मॉल को उड़ा रहे हैं। जहां जहां यूक्रेन के मिलिट्री हब हैं, वहां पुतिन ऐसी तबाही मचा रहे हैं जो कल्पना से परे है। मिलिट्री अड्डों के साथ सिविलियन इलाके भी खंडहर होते जा रहे हैं। पुतिन का आरोप है कि ज़ेलेंस्की ने यह आफत खुद मोल ले ली है। जैसा कि मैंने कहा, हमने यूक्रेन के डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स से जुड़ी जगहों पर हमले तेज किए हैं, जिसमें कीव भी शामिल है। हमने दुश्मन की उन हरकतों का जवाब देना शुरू कर दिया है जो हमारे सिविल इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स के ठिकानों के खिलाफ थीं। कीव सरकार का मकसद हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुंचाना रहा है। उसने क्या किया? उसने खुद ही ये मुसीबत मोल ली है, तो अब अपनी इकॉनमी के सबसे संवेदनशील सेक्टर में हमले भुगतिए। सच कहूं तो यूक्रेन की इंडस्ट्री पहले से ही दम तोड़ रही है। रूस यूक्रेन में सिर्फ आसमानी ड्रोन की लड़ाई नहीं चल रही, समंदर में भी ड्रोन युद्ध जबरदस्त चल रहा है। यूक्रेन के सी ड्रोन काला सागर और सी ऑफ अजो में रूस के बड़े बड़े जहाजों को उड़ा रहे हैं। रूस की शैडो फ्लीट के लिए यूक्रेन के सी ड्रोन काल बन गए हैं। बड़े बड़े जहाज छोटे छोटे ड्रोन के हमलों से धू धू कर जल रहे हैं। यूक्रेन रूसी शैडो फ्लीट पर हमले के लिए 3 तरह के सी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। पहला सी बेबी, ये लंबी दूरी के मिशन को अंजाम देने के लिए हैं, जिसमें भारी विस्फोटक लगे हैं। दूसरा मागुरा V5, ये सरफेस सी ड्रोन है, जिसे खास तौर पर रूसी जहाजों को निशाना बनाने के लिए समंदर में उतारा गया है। तीसरा सी ट्राइडेंट, ये एडवांस अंडर वाटर ड्रोन है जो अटैक के साथ साथ खुफिया मिशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब रूस बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के हाइब्रिड हमलों से दे रहा है। रूस ने बीती रात 2 ओनेस्क एंटी शिप मिसाइल दागी, 6 KH-31P और KH-59 मिसाइलें चलाई। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के 22 ठिकानों पर रात भर बारूद गिराया है। खार्किव में रेलवे का एक कोच रूसी गेरान ड्रोन गिरने के बाद आग का गोला बन गया। इसमें 2 लोग जलकर मर गए, 6 घायल हो गए। युद्ध के मैदान में रूसी वॉलंटियर्स ने दुनिया की सबसे भारी भरकम क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो को मशीन गन से मार गिराया। रूस के सीमावर्ती कुर्स्क रीजन में यूक्रेन ने कई फ्लेमिंगो मिसाइल दागी थी। हर एक मिसाइल में 1250 किलो विस्फोटक था। रूस ने उसे मशीन गन से मार गिराकर बता दिया कि युद्ध के मैदान में कुछ भी असंभव नहीं है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के बचे हुए हिस्सों पर कब्जा करने के लिए 3 लाख नए रंग रूट मोर्चे पर भेजे हैं। इन्हें पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क पर कब्जा करने का टारगेट दिया गया है। पुतिन के 3 लाख रंग रूटों को देखकर ज़ेलेंस्की का दिमाग ठनक गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन ने 3 लाख जवानों को मीट ग्राइंडर में भेज दिया है। यूक्रेनी ड्रोन अर्ध ट्रेंड रूसी सैनिकों का जल्द ही शिकार कर लेंगे। ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर तगड़ा कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने चले थे, अब वो खुद भविष्य की सभ्यता के इंटरनेशनल एजेंडे से गायब होते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी रिफाइनरी, अपने जंगी बेड़े, कमाई और एक पूरी पीढ़ी खो दी है। ज़ेलेंस्की की जंग और खतरनाक होने वाली है। ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों से घातक स्कैल्प मिसाइल मिलने वाली है।